Hello friends, I have started a series for UGC NET exam for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. This is unit number 9 on public administration and within this is chapter number 4 on managing the organizations. इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उसमें उस लेक्चर में हमने ये देखा कि व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिसमें कि हम लोगों ने बेसिकली 3 थ्योरीज को डिटेल में पढ़ा, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में को कैसे हम स्ट्रक्चर करें, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करें, उसकी थ्योरीज देखी. अभी इस लेक्चर में हम लोग और थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें कि ये हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से मैनेज करने के लिए जो उसमें काम कर रहे वर्कर्स हैं, पीपल हैं, इंडिविजुअल हैं, मैनेजर हैं, जो डिफरेंट हायरार्की के लोग हैं, उनके अंदर का मोटिवेशन दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल development or the efficiency of an organization. So in this lecture we are going to discuss about the various theories of motivation. So motivation is also based on different like it is based on content also and it is based on process also. So पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कंटेंट बेस्ड, जो किस चीज़ पे फोकस करता है, द वांट्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज व्हाट मोटिवेट्स पीपल. ओके, सो कंटेंट बेस्ड जो थ्योरीज है मोटिवेशन की, वो किस चीज़ पे फोकस कर रही हैं कि इंडिविजुअल की क्या ज़रूरतें हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिविजुअल को क्या चीज़ मोटिवेट करता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि इंडिविजुअल किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट होगा, सो उससे हम एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये जो कंटेंट बेस्ड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है वो इस चीज़ पे फोकस करती हैं. इसमें कौन से थिंकर्स हैं जो इस चीज़ को फेवर करते हैं, दैट इज एल्डोफर, हर्सबर्ग एक्सेट्रा. देन प्रोसेस बेस्ड theories of motivation, this is another classification where इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि हाउ ऑफ मोटिवेशन मीन्स व्हाट, कि मोटिवेशन मिल कैसे रहा है, क्या मोटिवेशन आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है, दैट इज सेकेंडरी. व्हाट इज प्राइमरी, दैट हाउ यू आर गेटिंग दैट मोटिवेशन. सो जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है वो इस चीज़ पे फोकस करती हैं. आप इसके अंदर कौन कौन से थिंकर्स हैं, लाइक एडम्स, रूम, लॉक एक्सेट्रा. सो मोटिवेशन इज अ फैक्टर दैट इनकरेजेस समवन टू वर्क हार्डर इवन व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट देम. ठीक है, अगर देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, अगर वो अंदर से मोटिवेटेड हैं तो वो अपने काम को बहुत ही एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली करेंगे. सो मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है, इसीलिए बहुत सारी थ्योरीज वेरियस थिंकर्स ने मोटिवेशन पे ही बहुत सारी थ्योरीज दी. ठीक है, सो मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो आपको इनकरेज करता है काम को करने के लिए, भले ही आपके सामने कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, इवन ऑल द सिचुएशंस आर अगेंस्ट यू, देन टू दैट मोटिवेशन, दैट इनर मोटिवेशन और द एक्सटर्नल और इंटरनल वट एवर द मोटिवेशन इज, बट दैट मोटिवेशन विल मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर. ओके, सो हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस क्या हैं, फिर हम उसके बाद कुछ मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस पढ़ेंगे. सो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है वो है द फियर एंड पनिशमेंट. द फियर एंड पनिशमेंट, ये थ्योरी किस चीज़ पे, जैसे एज द नेम सजेस्ट, ये थ्योरी किस चीज़ पे फोकस करती है कि strict supervision, punitive measures, rigid rules and regulations and top down control. मतलब एक जो सुपरवाइज़र होगा, जो अपने से नीचे वालों को अपने से जो हायरार्की में अपने से लोअर हायरार्की पे हैं उनको स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करना, उन पिनिटिव मेजर्स भी करना, चाहे वो आपको पनिशमेंट कैसी भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल पनिशमेंट, सैलरी कट, डिसमिस होना या सस्पेंशन, whatever the punitive measures, rigid rules and regulations होना, और टॉप डाउन कंट्रोल मीन्स जो टॉप लेवल पे लोग होंगे वो लोअर लेवल के लोगों को कंट्रोल करेंगे, और वो भी कंट्रोल कैसा होगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा. सो द फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, मतलब लोगों के अंदर एक जो लोअर लेवल पे हैं, लोअर लेवल की हायरार्की में है, उनको अपने अपर लेवल के लोगों से फियर है और पनिशमेंट का डर है, इस वजह से काम करना. सो ये एक मोटिवेशन होता है कि लोगों के अंदर डर होता है पनिशमेंट का और डिफरेंट
पुनिटिव मेजर्स का, जिसकी वजह से वो वर्क करते हैं. सो एम्प्लॉयज वर्क एफिशिएंटली टू अवॉइड पनिशमेंट, पेनाल्टीज और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. सो ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है. एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद क्लासिकल अथॉरिटेरियन और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग. इसके एग्जाम्पल्स हैं टेलर, वेबर. हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा भी था, वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, और थ्योरी जो टेलर की थ्योरी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उसमें उन लोगों ने पनिशमेंट एंड फियर की बात की थी. ओके, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर. एंड प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल में न्यू है, बिकॉज ये चैनल ही न्यू है, जो कि मैंने यूजीसी और पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए ही ये चैनल स्टार्ट किया था. जो भी यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम, देखिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए चैनल हेल्पफुल है. सो द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस channel and please go through all the playlist. I have created a playlist unit wise, और उन playlists को आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिलेगी. ठीक है. सो फिर जो सेकेंड थ्योरी है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, दैट इज़ रिवॉर्ड थ्योरी. रिवॉर्ड थ्योरी क्या कहती है? जैसे कि नेम सजेस्ट कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि रिवॉर्ड मिलेगा, और उस रिवॉर्ड की वजह से वो एक मोटिवेशन का फैक्टर बनेगा, लोग के अंदर काम करने की इच्छा जगेगी. सो इट स्टेट दैट एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू वर्क बेटर व्हेन देयर एफर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड, and that reward can be monetary and it can be non-monetary. Monetary awards like आपको बोनस मिलना और पैसे मिलने, सैलरी हाइक हो जाना, that is monetary reward. and non-monetary rewards means आपको recognition मिलना, रिस्पेक्ट मिलना. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं. सो अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर इस चीज़ से भी मोटिवेशन आता है कि अगर वो अच्छा एफर्ट करेंगे, अच्छे से वर्क कंप्लीट करेंगे, अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, सो दे विल बी रिवॉर्डेड, एंड दैट रिवॉर्ड कैन बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. ओके. सो फेडरिक ट्रेलर का एक स्टेटमेंट था, गिव अ मैन मोर मनी एंड ही विल प्रोड्यूस मोर. जितना ज़्यादा पैसा दोगे वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. पीटर ड्रकर, एंड दिस इज समहाउ इट इज़ करेक्ट ऑल्सो इन दिस materialistic world where everyone wants to acquire wealth and acquire various materialistic things. so ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है. पीटर ड्रकर ने क्या बोला कि सेटिस्फैक्शन, बट पीटर ड्रकर ने इनको थोड़ा सा मतलब इनका जो कहना था वो ये था कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देने ही से ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. दैट इज़ नॉट जस्ट सफिशिएंट. देयर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो, देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर ऑल्सो important to be considered. Okay, now third जो theory है that is carrot and stick theory. carrot and stick theory जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, carrot means कुछ पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है, रिवॉर्ड्स की बात करना, एंड स्टिक मीन्स व्हाट, पनिशमेंट की बात करना. सो दोनों चीज़ का इस्तेमाल करना. द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेट्स एंड स्टिक्स हेल्प इन डूइंग द और कंप्लीटिंग द वर्क efficiently. so motivation किसके थ्रू आता है? combination of rewards that is carrot and the punishment that is a stick to influence the employer और एम्प्लॉय बिहेवियर. अब रिवॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि सैलरी इंक्रीमेंट हो जाना, प्रमोशन मिलना, बोनस मिलना, रिकग्निशन मिलना, इंसेंटिव्स मिलना, दीज आर रिवॉर्ड्स. एंड स्टिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपको वार्निंग हो गई, या सैलरी कट हो गया, आपको सस्पेंड कर दिया गया, या डिसमिस कर दिया गया आपको आपकी. सो दीज आर सम ऑफ दी. सो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप दोनों चीज़ का सही टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को एम्प्लॉय करना, कैरेट एंड स्टिक रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स का, तो उससे भी लोगों के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें काम करने के लिए मोटिवेशन आता है. ओके. सो दीज आर ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, और उसमें भी मोटिवेशन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है. बट ये कुछ ऐसी मॉडर्न थ्योरीज़ है जिनको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे. सो इट कंसिडर्स द चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन ओरिएंटेशन. ठीक है, सोसाइटी में चेंज होना, ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आना, और ह्यूमन्स के ओरिएंटेशन मीन्स ह्यूमन्स के जो बिहेवियर है, उनका परसेप्शन है, जो उनके बिलीव्स हैं, उनके एटीट्यूड्स है, उसमें भी जो चेंजेस आ रहा है, उसकी वजह से एक मॉडर्न थ्योरीज़ का डेवलप होना इज़ इम्पॉर्टेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एफिशिएंटली मैनेज किया जाए. सो सबसे पहली जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे वो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. ठीक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सबसे पहले आपको नेम समझ लीजिए कि इन्होंने क्या बोला. मैस्लो ने
इट वॉज गिवन बाय अब्राहम एच मैस्लो। इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई। ओके, सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इट एक्सप्लेन्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्रू अ 5 लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स अरेंज फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर। इन्होंने 5 लेवल्स ऑफ नीड्स बताई। उन्होंने बोला कि इंसान को, व्यक्ति के अंदर जो है उनकी 5 लेवल्स होती हैं ज़रूरतों की, और उनको लोअर टू हायर ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया। ठीक, जो लोअर लेवल नीड्स होती हैं उनको पहले सेटिस्फाइड होना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद जो हायर लेवल नीड्स होती हैं वो जो है इंसान के बिहेवियर को, इंसान को मोटिवेट करते हैं टू डू मोर एफिशिएंटली एंड टू इम्प्रूव और टू अचीव देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। ओके, सो अब्राहम, ये हम इनकी जो थ्योरी है इसी फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इसमें जो सबसे, ये जो ऐसे पिरामिड बना हुआ है, सो इसमें ये आपका हाईएस्ट लेवल है एंड दिस इज़ योर लोवेस्ट लेवल। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लेवल। सो ये जो पिरामिड यही शो कर रहा है मैस्लो की 5 लेवल्स। दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द सेकेंड लेवल, दिस इज द थर्ड लेवल, दिस इज द फोर्थ लेवल एंड दिस इज द फिफ्थ लेवल। दिस वन इज द हाईएस्ट लेवल of need and this is the lowest level of need. When the lowest level of need will be fulfilled, then only people will get motivated to achieve the highest level of needs. Okay, अब सबसे जो lowest level of need है वो क्या है? That is physiological need. Physiological need means what? कि आपको कुछ बायोलॉजिकल डिमांड्स होती हैं ह्यूमंस की, जैसे कि फूड, थर्स्ट, स्लीप, सोना, खाना पीना, ये सब चीज़ें इनकी हमारी बॉडी की डिमांड्स हैं। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ये इनको सबसे पहले फुलफ़िल होना ज़रूरी है। अगर ये बेसिक नीड्स के अंडर आती हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स, देखिए ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल है दैट इज़ कॉल्ड बेसिक नीड्स। तो हमारी अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, हमारी ये बेसिक नेसेसिटी कि घर, कपड़ा, मकान, रोटी, ये सारी चीज़ें, और साथ में हमको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर है, क्योंकि आपके पास घर है तो आपके पास थोड़ी सेफ्टी है बाहर के लोगों से और बहुत सारे एक्सटर्नल डेंजर से भी ऑल्सो। सो सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर फुलफ़िल हो रही हैं तो उसके बाद इंसान जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ जाता है। पहले वो इंसान, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल नहीं है तो वो अब साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोच ही नहीं पाता। ठीक, सो अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो खाना नहीं मिल रहा है, भूखा वो है 2-3 दिन से, तो क्या वो आगे अपने फ्रेंड से अच्छा रिलेशन बनाना या प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट पाना, इसके बारे में सोच पाएगा? सबसे पहले तो वो अपनी बॉडी की, उसकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा, जो उसके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर मेंटेनिंग द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो उसके बारे में सोचेगा कि जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही, तो मैस्लो ने बोला कि इंसान की सबसे पहली जो नीड होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जैसे एग्जाम्पल फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट। फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स होती है, सिक्योरिटी and safety. So these are basic needs. When these needs are fulfilled, then people get motivated to fulfill or to achieve the second type of need, that is psychological needs. अब psychological needs में क्या आता है? थर्ड लेवल क्या था उनका? belongingness एंड लव नीड्स। तो जब ये नीचे के 2 लेवल्स आपके सेटिस्फाइड हैं तो उसके बाद आप इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, इन सब के बारे में सोचते हो, आप अपने सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के बारे में सोचते हो, क्योंकि मैन जो है वो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स व्हेन दीज आर मेट, देन ही लुक्स टू अदर पीपल। अब प्यार उसको चाहिए, उसको अफेक्शन चाहिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, रिलेशनशिप्स उसके अच्छे होने चाहिए। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो भी इंसान मेंटली और डिस्टर्ब रहता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी हमारे वर्क में हमारी एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो मैस्लो ने बोला कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स के बाद इंसान जो है वो उसकी बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स आती हैं, और उसके बाद आता है उसका एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कि हाँ उसने कुछ, उसकी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया, उसे कुछ रिस्पेक्ट, पावर, प्रेस्टीज मिली, लोगों के जो ओपिनियन है उनके बारे में अच्छा है, इस टाइप के नीड्स उसके अंदर जनरेट होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, मीन्स जो कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, या आपकी रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज से रिलेटेड हैं, या फिर आप
इस बारे में सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जो एस्टीम नीड्स होती हैं, और सबसे ऊपर की लेवल होती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? दैट इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। जब आपने अपने बॉडी के बारे में सोच लिया, आपने अपने माइंड के लोगों का ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन खुद के बारे में क्या है, फिर उस ये सारी चीज़ें अगर आपकी फुलफिल्ड हैं, आपके अच्छे रिलेशंस हैं, आपको अच्छी रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिल रखी है, आपकी सारी जो नीचे के 4 लेवल्स हैं वो फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड हैं, तब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसके एग्जांपल्स भी देखिए, बड़े बड़े एग्जांपल। अभी रिसेंट आप अभी करंट इस जनरेशन में अगर देखें इस टाइम पे, तो विराट कोहली इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। इनकी जो सब फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस, लव, एस्टीम, एवरीथिंग, ये चारों लेवल उनके फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है। ही इज़ टोटली सेटिस्फाइड विद ऑल द 4 लेवल्स, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नाउ इन द 5th स्टेज, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज, जहाँ पे वो अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव कर रहे हैं। और फुल अटेंशियल इंसान जो है, ह्यूमन बींग का जन्म किस लिए होता है? आप अपने इस जन्म के महत्व को समझ सके, वाई यू आर बॉर्न, वॉट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ इज जस्ट मटेरियलिस्टिक? नो, देर इज सम स्पिरिचुअल एंड टू योर लाइफ, और उस स्पिरिचुअल एंड को समझ पाना इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपना आत्मज्ञान होना, अपने आत्मा को समझना, दैट इज व्हाट सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। ओके, जहाँ पे आपके अंदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे, इसमें आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। सो दिस इज द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैस्लो ने 5 लेवल्स क्या बताएं, और वो भी लोअर लेवल टू हायर लेवल उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग आते हैं मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। देखिए, हर थ्योरी में बहुत लंबा लंबा लेना है, एक एक थ्योरी पे एक एक घंटे का लेक्चर ले लूँ, बट उसकी नीड ही नहीं है। आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक स्टडी करनी है, और आप वैसे भी अगर लास्ट 2-3 जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम इस तरह से नहीं कि थ्योरी पे पूरा आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी है। नो, जस्ट यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हु, किसने उस थ्योरी को दिया, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एंड बुक्स एंड ऑल। अब तो हायरार्की बेस्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार का पेपर, जैसा देखिए बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। सो अभी इसलिए मेरा अभी आपको जो मेरा पढ़ाने का मोटिव इस टाइम पे ऐसा है कि मैं ये सोच रही हूँ, एंड प्लीज़ आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं, कि मैं चाहती हूँ पहले कोर्स को एक थ्योरी वाइज आपको सारी चीज़ें का क्लियर कट समझ में आ जाए कि हर चीज़ है क्या, थ्योरी आपकी क्लियर हो। जब थ्योरी का जितना इंपॉर्टेंट एक बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद फिर हम फैक्ट्स की तरफ जाएं और एग्ज़ाम की तरफ, कि एग्ज़ाम्स जो है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि थ्योरी क्या है, और उसके बाद जो है अब से फैक्ट्स रट रहे हैं कि हाँ फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने जो है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी है, तो ये एक रटना वाली चीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थ्योरी माइंड में होगी कि हाँ इस थ्योरी का बेसिक ये सब चीज़ें था, तो फिर उनका नेम भी याद करने में, और उस पर्टिकुलर थिंकर की बुक्स को याद करने में, या कोई भी फैक्ट होगा उससे रिलेटेड वो याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बहुत लंबा लेक्चर सिर्फ एक थ्योरी पर नहीं दे रहे हैं, हर एक थ्योरी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैं के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, और उसी का लेक्चर मैं बना रही हूँ। ओके, आई होप आपको ये मेरा वे ऑफ टीचिंग समझ में आ रहा होगा और सही लग रहा होगा। प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आप लोग के कमेंट्स, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। फॉर मी द मोटिवेशन इज़ यू पीपल ओनली। आप लोग जब मुझे मोटिवेट करते हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आई एम गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ इन माई लाइफ ऑल्सो। सो आपका ये जो मोटिवेशन है, ये चीज़ मुझे आपका जो मुझे सपोर्ट जो मिल रहा है, वो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ मैं लेक्चर्स बनाऊँ अपने बच्चों स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ओके, बैक टू द स्टडीज़। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो है वो, इसको हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इट इज़ गिवन बाय फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। ओके, किसने इसको दिया था? फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नेम हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी और थ्योरी किसने दिया, इनका नेम इंपॉर्टेंट होता है। अब इस थ्योरी में क्या है, जैसे कि देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर्स है, एक मोटिवेशन फैक्टर, एक हाइजीन फैक्टर। सो इट एक्सप्लेन्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन थ्रू 2 सेपरेट सेट्स ऑफ फैक्टर्स। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो जॉब में सेटिस्फैक्शन होना या मोटिवेशन होना, वो 2 सेपरेट सेट ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, एक हाइजीन फैक्टर्स पे और एक मोटिवेशन फैक्टर्स पे, दैट इज़ मोटिवेटर्स। सो ही आर्ग्यूड दैट सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शंस आर नॉट अपोजिट बट अराइज फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स। तो अब हम लोग
हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स को सेपरेटली अंडरस्टैंड करते हैं। सो हाइजीन फैक्टर्स में आपका इसको हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं और या डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। इन दो चीज़ों को अभी मैं आपको जब आगे एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर्स क्यों कहते हैं या डिससेटिस्फायर्स क्यों कह रहे हैं हम लोग, और मोटिवेटर्स को या मोटिवेशन फैक्टर्स को हम लोग ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं या हम कहते हैं सेटिस्फायर्स। देखिए जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू वर्क इन्वायरमेंट एंड कंडीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा वर्क इन्वायरमेंट है, वहाँ की कैसी कंडीशन है, वो ये किसके अंडर में आता है, ये हाइजीन फैक्टर्स के अंडर में आता है। ठीक, अब एग्जांपल जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कैसी पॉलिसीज़ है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, सुपरवाइज़र कैसे हैं, बॉस कैसा है, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, लोगों के बीच का इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, अपर लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, सैलरी कैसी है, स्टेटस कैसा है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, पर्सनल लाइफ। सो दीज आर some of the things, these are the things which come under hygiene factors। अब इससे क्या होगा, अगर ये हाइजीन फैक्टर्स फुलफिल्ड है, ठीक, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक, लेकिन ये फैक्टर्स जो होते हैं हाइजीन फैक्टर के में, ठीक है आपकी सैलरी ठीक है, स्टेटस अच्छा है, जॉब है, रिलेशंस, सुपरवाइज़र अच्छा है, ये सारी चीज़ें मान लीजिए कहीं हद तक सेटिस्फाइड भी हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें मोटिवेट नहीं करेंगे। सो इसीलिए इसको हम लोग क्या नेम दिया है, डिससेटिस्फायर्स। दीज आर डिससेटिस्फायर्स। अगर इनका एब्सेंस है तो आप डिससेटिस्फाइड रहोगे अपनी जॉब से, अगर इनका प्रेजेंस है तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं रहोगे, बट यू आर नॉट मोटिवेटेड ऑल्सो, आप मोटिवेटेड भी नहीं रहोगे। ठीक, सो इट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शंस एंड डू नॉट मोटिवेट। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बेसिक मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं। अगर हाइजीन फैक्टर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें फुलफिल्ड हो रही हैं, तो ये बेसिक मेंटेनेंस है वर्कर्स के लिए या एम्प्लॉय के लिए। ओके, सो इनका एब्सेंस आपको डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर इन्हीं हाइजीन फैक्टर्स का प्रेजेंस रहा तो आपके अंदर कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी, लेकिन मोटिवेशन काम को लेके रहे ये ज़रूरी भी नहीं। ठीक, सो आई होप आपको ये हाइजीन फैक्टर समझ में आए होंगे। नाउ अब हम लोग मोटिवेटर्स को पढ़ते हैं। मोटिवेटर्स को हम लोग ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर मीन्स व्हाट, कि ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी ग्रोथ को के लिए मोटिवेट करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या नाम दिए हैं, सेटिस्फायर्स। मीन्स व्हाट, अगर इनका एब्सेंस रहा तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर इन मोटिवेटर्स का प्रेजेंस रहा तो आपके अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन रहेगी और आप अपने काम को करने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, सो मोटिवेटर्स के अंदर में क्या आता है, इट इज़ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ वर्क। आपका काम कैसा है, आपको पर्सनल ग्रोथ आपकी हो रही है कि नहीं कर रही। आप अगर कोई काम है, मान लीजिए कितना भी अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट हो, ठीक है, आपको सैलरी भी ठीक ठाक अच्छी मिल रही है और आपका रिलेशंस जो है वहाँ पे अच्छे हैं, सबसे अच्छी बातचीत हो रही है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, बट अगर आप उस काम को लेके खुश नहीं हो तो क्या आपके अंदर मोटिवेशन आएगा उस काम को और एफिशिएंटली करने में या उस टास्क को कंप्लीट करने में। सो इसीलिए ये सब किसके अंडर में आता है, हाइजीन फैक्टर्स के अंदर आता है। मोटिवेशन या मोटिवेटर्स के अंदर या सेटिस्फायर्स के अंदर क्या आता है कि आपका काम कैसा है, क्या आप उस काम के लिए आप उस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लीजिए कोई आईटी प्रोफेशनल है, अब बहुत सारे जो आईटी कंपनीज़ हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे जा रहे हैं, मैकेनिकल के भी बच्चे जा रहे हैं, सिविल के भी बच्चे जा रहे हैं, अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स एंड आईटी से बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। सो अब जो सीएसई ब्रांच का है उसको तो चलो कोडिंग करने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग करने में नहीं इंटरेस्ट होता है, तो आप वो काम तो कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, सैलरी मिल रही है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, तो काम तो उन्हें करना पड़ेगा, बट दे आर नॉट लाइकिंग दैट वर्क दैट मच। ओके, और वही एक इंसान है जिसको कोडिंग उसका पैशन है, तो वो उसी चीज़ को उस लेवल तक अच्छा करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर मोटिवेशन होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी।
सो अब मोटिवेटर्स में क्या क्या आता है, अचीवमेंट्स, रिकग्निशन आपको मिल रही है कि नहीं उस काम को लेके, आपको अंदर एक फुलफिलमेंट वाली खुशी महसूस हो रही है कि नहीं कर रही, आपके एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं उस जॉब में, लाइक इफ़ यू आर डूइंग गुड इन दैट जॉब एंड यू आर डूइंग गुड इन योर वर्क, सो वेदर यू आर रिवॉर्डेड इन दैट मैनर और इन दैट प्रोपोर्शनैलिटी, उसी तरह से आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं. सो इट क्रिएट द पॉजिटिव मोटिवेशन. एक तरह से इंसान के अंदर, अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, तो ये आपके अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन क्रिएट करता है और आप अपनी जॉब को लेके बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं. अगर इसका एब्सेंस है तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अगर इन फैक्टर्स का प्रेजेंस है तो आपके अंदर बहुत ही सेटिस्फैक्शन होगा एंड यू आर इन आपको जो है अंदर से मोटिवेशन मिलेगा अपने काम को करने का. इसी को हम लोग डुअल यूनिपोलर ट्रेट थ्योरी भी बोलते हैं. पीपल वांट टू अवॉइड सफरिंग फर्स्ट एंड देन डेवलपमेंट मेंटली. सो इसीलिए इसमें हाइजीन और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्यों बोल रहे हैं कि पहले इंसान जो है अपने आप को कि जो सफरिंग्स है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, बेसिक हाइजीन फैक्टर्स को अचीव करने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो है मेंटली डेवलप होने की या पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचता है. ठीक. सो आई होप आपको ये फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी समझ में आई होगी. सो अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न थ्योरीज में 2 थ्योरीज पढ़ी, एक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन मैस्लो के बाद हम लोगों ने फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरीज को समझा. अब आती हैं कुछ थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जिसमें कि रेंसिस लिकर्ट की 1 to 4 मॉडल, जिसमें कि रेंसिस लिकर्ट ने, इन्होंने जो है 4 सिस्टम, ही डेवलप्ड 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने बोला कि लीडरशिप जो है वो 4 तरीके का होता है, तो इन्होंने 4 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन किया और उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को एक्सप्लेन किया. द मॉडल फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कंट्रोल. इन्होंने और क्या बताया कि जो सुपरविज़न होता है उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉय के ऊपर. अगर अच्छा सुपरविज़न है, सुपरवाइज़र अच्छा है, तो एम्प्लॉय भी अच्छा वर्क करेगा. इट ऑल्सो एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइज़र. सुपरवाइज़र कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉय सेंटर्ड होना चाहिए, ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होने चाहिए एंड पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए. इट इम्प्रूव्स मोरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. अगर लीडरशिप अच्छी है, अगर सुपरविज़न अच्छा है, तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर का मोरल इम्प्रूव होता है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी. सो रेंसिस लिकर्ट ने ये 4 लीडरशिप स्टाइल बताई. सो पहली स्टाइल जो क्या थी, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, जिसमें कि बताया कि जो लीडर है अगर वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि भाई 1 वे कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ लीडर जो है वो कमांड देगा एंड अपने से लोअर वालों से को पार्टिसिपेट करने में या उनके डिसीजंस को या उनके ओपिनियंस को जानने की कोशिश नहीं करेगा. सो इट इज़ बेस्ड ऑन थ्रेट एंड फियर. पीपल के बारे में कम सोचता है. डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज होती है, मीन्स ऊपर का जो लीडर है वही सिर्फ डिसीजन लेता है. इट डज़ नॉट ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ पे कोई ट्रस्ट नहीं होता है, वो एम्प्लॉयज़ को एज अ मशीन बस वर्क कराते हैं. इट इज़ मोस्ट कंसर्न अबाउट टास्क. उनको इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऐसे लीडरशिप स्टाइल का, कि कैसे भी करके हमको अपने टास्क को कंप्लीट करवाना है, ना कि पीपल के बारे में सोचना है. आई होप आपको ये एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे. अब इसका एडवांटेज क्या है, ये एक्सीलेंट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉय जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कर देगा, बट लॉन्ग टर्म में जो जो एम्प्लॉय है जो सिर्फ टास्क को कंप्लीट कर रहा है और जो थ्रेट और फियर के डर से कंप्लीट कर रहा है, वो बहुत ही हाईली अनमोटिवेटेड हो जाएगा. ये इसका डिसएडवांटेज है. फिर एक सेकेंड स्टाइल जो है वो लीडरशिप की क्या होती है, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव. बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव मीन्स व्हाट, कि अथॉरिटेटिव तो है लेकिन बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव है, मीन्स यहाँ पे रिवॉर्ड्स के बेसिस पे कि हाँ थोड़ी सी अच्छाई भी लीडर दिखाएगा. अगर आपने अच्छा काम किया तो लीडर आपको रिवॉर्ड्स देगा, लेकिन फिर भी ये 1 वे है. डिसीजन मेकिंग अभी भी सेंट्रलाइज्ड है, और एक तरह से ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हुआ कि मास्टर कमांड दे रहा है, सर्वेंट उसको फॉलो कर रहा है, एंड अगर सर्वेंट ने अच्छा काम किया तो मास्टर उसको रिवॉर्ड्स देगा. तो इससे भी क्या है, इसके एडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड तो है, लेकिन कंपटीशन जो है वो एक तरह से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर देगा. और ओनली मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड्स, यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन क्या रहेगा लोगों का, सिर्फ रिवॉर्ड्स ही मोटिवेशन रहेगा. ओके.
सो आई होप आपको ये एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव एंड बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, ये दो टाइप ऑफ लीडरशिप आपको समझ में आई होगी। फिर थर्ड लीडरशिप टाइप क्या बताई इन्होंने, फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने, सॉरी लिकर्ट ने, कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया अपवर्ड। लेकिन जो मास्टर, जो मतलब जो लीडर है, अपने से नीचे वाले लोगों को कम्युनिकेशन करेगा और नीचे वाले लोग भी अपने मास्टर्स को या अपने लीडर को बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पे। लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ आर कंसल्टेंट, डिसीजन मेकिंग अभी भी लिमिटेड और डिसेंट्रलाइज्ड है। मैनेजर्स जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके एक्शन प्लान्स के बारे में। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया जाता है तो उससे पहले मैनेजर्स जो हैं वो अपने वहाँ के वर्कर्स से, वहाँ के एम्प्लॉयज़ से उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, कैसे एक्शन लेना है इस चीज़ के बारे में भी उनसे ओपिनियन लेते हैं। सो एक तरह से इसीलिए इसको बोला जा रहा है कंसल्टेटिव, मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट करना। जब लीडर जो है अपने एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट करता है, अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के ओपिनियंस को जानने की कोशिश करता है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग कैसा हो जाता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो थोड़ी सी फील मोर फ्रीडम टू कम्युनिकेट एंड मेक कंपनी डिसीजंस। अब लोगों के अंदर थोड़ा सा क्या आ गया, एम्प्लॉयज़ के अंदर ये हो चुका है कि अब उनको फ्रीडम मिल चुकी है अपने लीडर से बात करने की, कम्युनिकेट करने की और कंपनी के लिए डिसीजन लेने की, मतलब अपने ओपिनियंस देने की। अब यहाँ पे बट डिसएडवांटेज क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ से डिस्कस कर रहे हो। एक और डिसएडवांटेज है कि लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ जो हैं, एडवांटेज क्या है कि दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट चेंज बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन। अब देखिए क्या होगा, अगर आपसे आपका लीडर जो हैं, आपसे ऊपर लेवल पे मैनेजर्स या लीडर्स आपसे चीज़ें थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, तो आप जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होता है उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस की भावना आती है कि ठीक है, अगर कोई भी चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उस चीज़ में जो चेंज आया है उसमें उनका भी डिसीजन मेकिंग में उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। ओके, नाउ द लास्ट leadership style is participative। अब participative leadership style क्या है, that is सबसे ज़्यादा बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें कि टू वे कम्युनिकेशन है एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो लिमिटेड नहीं है। लीडरशिप जो है वो बेस्ड ऑन ग्रुप पार्टिसिपेशन, पूरा ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, अपने ओपिनियंस देगा, अपने डिसीजंस देगा, और लीडरशिप जो है उस जो लीडर है उन सभी के ओपिनियंस को बहुत ही रिस्पेक्टफुली जो है वो सुने, समझे और उसमें से जो उसको बेस्ट लगे उस चीज़ को फॉलो करें। द डिसीजन मेकिंग जो है अब डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, ओपन माइंडेड लोग हैं, बहुत ही हाई ट्रस्ट है उस टीम के बीच में, और यहाँ पे रिलेशनशिप को भी वैल्यू किया जा रहा है। इससे एडवांटेज क्या होगा कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी टीम के बीच में। अब क्योंकि वो एक टीम बन गई है, और टीम जब बनती है तो लोगों के अंदर एक कॉमननेस आती है, एक बिलोंगिंगनेस आती है, लोगों के अंदर एक बहुत ही ट्रस्ट डेवलप हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, और लीडर को भी वो बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट टीम देख लीजिए, क्या होता है कि वहाँ का कैप्टन की बात हर कोई सुनता है। सो क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, टीम के लिए कमिटमेंट बढ़ता है, गोल्स को एक्सेप्टेंस जो है, गोल को पूरा करने की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हायर प्रोडक्शन होता है एम्प्लॉयज से, टीम मेंबर्स होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल, एक दूसरे को अकाउंटेबल करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये 4 लीडरशिप स्टाइल अच्छे से समझ में आए होंगे। सो दीज आर द 4 लीडरशिप स्टाइल गिवन बाय वेंसेस लिकर्ट इन 1903। ओके, सो ये जो मॉडल था ये 1903 में अमेरिका में इस चीज़ को दिया गया। ठीक, अभी के टाइम पे देखें तो बहुत सारी कंपनी इसी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल पे वर्क कर रही हैं। नाउ अब ये इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, इन्होंने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई, दैट इज़ सुपरवाइजरी पर्सनल कैसा है वो होना चाहिए, बहुत सुपरविज़न अगर अच्छा है
तो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं, जैसे पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप होने चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए सभी लेवल्स में, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ द लास्ट थ्योरी ऑफ दिस लेक्चर इज, जो कि हम लोगों ने मॉडर्न लीडरशिप थ्योरीज पढ़ रहे थे, जिसमें कि डगलस मैकग्रेगॉर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, इसको हम लोग समझते हैं। ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो डगलस मैकग्रेगॉर ने दी, इसको ये क्या है? सो इट इज़ टू एक्सप्लेन द मैनेजरियल एजम्पशंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। मीन्स कि डगलस ने क्या बोला कि जो मैनेजर्स होते हैं वो एज्यूम करते हैं, उनके अंडर में जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को वो एज्यूम करते हैं। अब अजम्पशंस जो होते हैं उसको उन्होंने दो थ्योरीज में बताई। थ्योरी एक्स में अलग टाइप का एजम्पशन बताया, थ्योरी वाई में ह्यूमन बिहेवियर का अलग टाइप से एजम्पशन बताया। ठीक है, सो इन दो थ्योरीज के हेल्प से डगलस ने ये बताया कि जो मैनेजर्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को एज्यूम करते हैं। सो उसी के बेसिस पे जो लीडरशिप स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस होती है, मोटिवेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। डगलस मैकग्रेगॉर की इम्पॉर्टेंट बुक थी द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज का ह्यूमन साइड मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो बिहेवियर है, जो उनका बिहेवियर है, वो चीज़ बहुत ही इम्पैक्ट करता है किसी भी इंटरप्राइज के प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, आउटपुट एंड डेवलपमेंट पे। ठीक, सो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्टिंग एजम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर दैट शेप एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सो थ्योरी एक्स और वाई ने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने जो डगलस की जो थ्योरी एक्स एंड वाई थी, इन दोनों थ्योरीज ने दो कंट्रास्टिंग, बिल्कुल अपोजिट एजम्पशंस रखे। पहले थ्योरी एक्स में उन्होंने ह्यूमन नेचर का अलग तरीके से एज्यूम किया, और थ्योरी वाई में उन्होंने ह्यूमन नेचर को अलग तरीके से एज्यूम किया। और उन्होंने बोला यही ह्यूमन नेचर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा या लीडरशिप स्टाइल कैसा होगा उस चीज़ को शेप करता है। तो अब हम थ्योरी एक्स को पढ़ते हैं, जो कि ट्रेडिशनल व्यू को हाईलाइट करती है। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ का जो ह्यूमन नेचर होता है या उनका बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? एम्प्लॉयज़ डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको काम करना पसंद नहीं होता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं होता। ये जो मैनेजर्स हैं, डगलस के अकॉर्डिंग मैनेजर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के ह्यूमन बिहेवियर को इस तरह से अज्यूम करते हैं। ओके, एंड पीपल प्रेफर टू बी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। पीपल चाहता है, क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है एम्प्लॉयज़ को, तो लोगों के अंदर ये होता है कि हाँ उसको कोई डायरेक्शन दे, उसे कोई कंट्रोल करे, और वही डायरेक्शन एंड कंट्रोल या फियर और पनिशमेंट जो है उनसे काम करवा लेगा। सो मोटिवेशन किसके थ्रू आता है? फियर के थ्रू आता है, पनिशमेंट के थ्रू आता है, या स्ट्रिक्ट सुपरविजन के थ्रू आता है। यहाँ पे एम्फेसिस किस चीज़ पे होती है? अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन पे। ओके, तो अब जब लोगों का नेचर इस तरह से होगा, थ्योरी एक्स क्या कह रही है कि अगर ह्यूमन नेचर इस टाइप से है कि एम्प्लॉयज़ वर्क करना नहीं चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, उनको चाहिए कि उनको कोई कंट्रोल करे, उनको कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करे, उनके अंदर मोटिवेशन ही कैसे आता है? फियर के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू आता है, या स्ट्रिक्ट सुपरविजन के थ्रू आता है। तो ऐसे टाइप का अगर ह्यूमन बिहेवियर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कैसा होगा? बहुत ही अथॉरिटेरियन होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा और रूल बाउंड होगा। ठीक, सो आई होप आपको ये थ्योरी एक्स समझ में आई होगी। इसमें एक तरह से ये ट्रेडिशनल व्यू है। अब थ्योरी वाई में डगलस ने क्या बताया कि ये एक मॉडर्न व्यू है, जो हम लोगों ने मॉडर्न थ्योरीज में देखा भी, कि वर्क इज़ नेचुरल लाइक प्ले और रेस्ट। जैसे कि हमें खेलना या रेस्ट करना ये हमें नेचुरल लगता है, तो उसी तरह काम करना भी नेचुरल है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये भावना होती है कि हमें काम करना
चाहिए। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल। कमिटमेंट जो है इज़ लिंक टू रिवॉर्ड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। आप काम कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस फुलफिल होता हुआ समझ में आ रहा है। सो अगर ह्यूमन नेचर इस टाइप से है, अगर देखिए थ्योरी एक्स एक तरह से निगेटिव ह्यूमन नेचर को शो कर रही है एंड थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव ह्यूमन नेचर को शो कर रही है। एंड तो अगर लोगों के अंदर क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, सो अगर इस टाइप से ह्यूमन बिहेवियर है तो वहाँ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल किस टाइप का होगा, बहुत ही डेमोक्रेटिव होगा, पार्टिसिपेटिव होगा एंड डिसेंट्रलाइज्ड होगा। आई होप आपको ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई समझ में आ गई। बहुत ही क्लियर कट एंड शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ डगलस मैकग्रेगोर। ओके, अब इस फिगर के थ्रू समझिए। थ्योरी एक्स में मैंने आपको क्या बताया कि अगर बहुत ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है बहुत ही अथॉरिटेरियन होगा, रिप्रेसिव स्टाइल होगा, तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो अपने स्टाफ को कंट्रोल करेगी, वो भी अथॉरिटेटिव स्ट्रिक्ट सुपरविजन के साथ करेगी। कोई डेवलपमेंट, तो यहाँ पे स्टाफ का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, बहुत ही टाइट कंट्रोल होगा, बहुत ही डिप्रेस्ड कल्चर होगा, लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग है। थ्योरी वाई क्या कहती है कि मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर मोटिवेशन है, लोग काम करना चाहते हैं, लोगों को सेल्फ फुलफिलमेंट होगी, तो इसलिए थ्योरी वाई क्या बताती है कि ये बहुत ही लिबरेटिंग है, बहुत ही डेवलपमेंट है, लोग अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकेंगे, कंट्रोल, अचीवमेंट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी स्टाफ को एम्पावर करने में और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में हेल्प करेगा। सो आई होप आपको थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का डिफरेंस समझ में आया और डगलस मैकग्रेगोर ने कैसे टू कॉन्ट्रास्टिंग ह्यूमन बिहेवियर को अपनी इन थ्योरी से एक्सप्लेन किया और उन्हीं ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल किसी इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन का कैसा हो सकता है, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो दीज आर ऑल द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दिस लेक्चर हम लोगों ने क्या समझा कि मोटिवेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज रोल टू डू वर्क एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली। सो वी हैव स्टडीड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ गिव योर सजेशन।